नमस्कार, एबीपी गंगा देख रहे हैं, आपके साथ मैं हर्षा शर्मा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, चारबाग बस अड्डे पर खड़ी बस में आग लग गई। कड़ी मशक्कत के बाद फायर ब्रिगेड ने इस आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट बताई जा रही आग लगने की वजह। आपको बता दें, परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही इसमें सामने आई है। आग लगने के बाद अपने आप आग कहीं ज्यादा बढ़ने लगी। साथ ही साथ लोगों ने बस को धक्का देकर पीछे खड़ा किया। तस्वीरें आप देख सकते हैं, परिवहन विभाग की बड़ी लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। आग लगने के बाद अपने आप आग आगे बढ़ने लगी थी बस। तो देखिए तस्वीरें आप देखिए, किस तरह जलने के बाद भी चलती रही है बस। देखिए किस तरह आग की लपटों में आप इस बस को देख सकते हैं। परिवहन विभाग की लापरवाही इस पूरे मामले में सामने आई है। लोगों ने बस को धक्का देकर पीछे खड़ा किया, तब जाकर ये बस रुकी। एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से इस बस में आग लगी थी, लेकिन आग लगने के बावजूद ये बस चलती रही थी। देखिए दो तस्वीरें आप देख रहे हैं, चारबाग बस अड्डे पर ये बस खड़ी हुई थी जिसमें आग लगी, उसके बावजूद ये बस चल रही थी। उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरह फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद इस आग पर काबू पाया। साथ ही साथ लोगों को भी बस पर धक्का लगाना पड़ा उसको पीछा खड़ा करने के लिए। तो एक तरफ आप तस्वीरें देख रहे हैं, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी। आग की लपटों में बस को आप देख सकते हैं, धक्का लगाकर उसको पीछे खड़ा किया गया। आग लगने के बावजूद बस आगे चल रही थी और देखिए किस तरह आग में बस पूरी तरह जलकर राख हो गई है। बड़ी मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया था। साथ ही साथ फायर ब्रिगेड की टीम को भी आप देख सकते हैं कितनी मुश्किल से इस पूरी आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। और अगली खबर, लखनऊ के गुंडवा इलाके में यूपी एसटीएफ ने बड़ी कार्रवाई की है। एसटीएफ ने ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया और कई दिनों से एसटीएफ इस गिरोह की गतिविधियों पर नजर रखे हुआ था और इसी कड़ी में शनिवार को मौका पाते ही एसटीएफ ने कार्रवाई की। गुंडवा इलाके के आरडी अपार्टमेंट में ठगी का धंधा चल रहा था। तो अपार्टमेंट के 3rd फ्लोर पर ऑनलाइन कॉल सेंटर चल रहा था, फ्रॉड चल रहा था उसमें, और एसटीएफ की टीम ने अपार्टमेंट को सील कर दिया। तो ऑनलाइन ठगी करने वाले गिरोह का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस को खासा सफलता हाथ लगी है। आप देख सकते हैं तस्वीरें उस जगह की आप देख रहे हैं। कई दिनों से एसटीएफ इस गिरोह पर नजर बनाए रखा था, उनकी एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखा था और आखिरकार एसटीएफ ने इस पूरे गिरोह का भंडाफोड़ कर दिया। तो गुंडवा इलाके का ये पूरा मामला है। 3rd फ्लोर पर एक फ्रॉड कॉल सेंटर चल रहा था जहां लोगों से ठगी की जाती थी, ऑनलाइन ठगी की जाती थी और ऑनलाइन ठगी की काफी शिकायतें भी मिली थी, जिसके बाद एसटीएफ ने इनके एक्शंस पर, इनकी एक्टिविटीज पर नजर बनाए रखना शुरू किया और उसके बाद छापा मारकर इनके गोरख धंधे को खत्म कर दिया। तो लखनऊ में आयोजित ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन होगा। आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का समापन करेंगी। समापन समारोह में सीएम योगी भी साथ में उनके शामिल रहेंगे और साथ ही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के आखिरी दिन कई केंद्रीय मंत्रियों का सेशन होने वाला है। आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अलग अलग सत्र में शामिल होंगे। वहीं नागरिक अभिनंदन समारोह के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का लोक भवन में शाम 6:30 बजे सम्मान भी होने वाला है, जिसमें केजीएमयू कोऑपरेटिव इंडस्ट्री विभाग के अध्यक्ष प्रोफेसर एपी टिक्कू, साथ ही साथ प्रोफेसर विनीत शर्मा, वरिष्ठ प्रोफेसर डॉक्टर एके त्रिपाठी, डॉक्टर जीपी सिंह समेत कई क्षेत्र के लोग इसमें शामिल होने वाले हैं। आपको बता दें, अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चलेगा। तो ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आज आखिरी दिन है, 3 दिन तक ये समिट चला। सीएम योगी ने खुद इस समिट की सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया था, जिसके बाद ये समिट का शुभारंभ पीएम मोदी ने फीता काटकर किया था और अब आज जिसका आखिरी दिन है, जिसका समापन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करने वाली हैं और इसमें कई सत्र होने वाले हैं, कई सेशन होने वाले हैं, जिसमें कई दिग्गज भी शामिल होने वाले हैं। तो अभिनंदन समारोह का कार्यक्रम करीब 1 घंटे तक चलने वाला है। और चलिए खबरों में बढ़ेंगे आगे। जौनपुर पहुंचे सपा के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट पर निशाना साधा है।
उन्होंने कहा कि जिस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ आकर व्यवसाय किया है, उसी तरह से बाहर की कंपनियां यहाँ पर आ रही हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी विभागों का निजीकरण होने से युवाओं को नौकरियां मिलनी बंद हो जाएंगी, क्योंकि जब सरकारी विभाग निजी हो जाएंगे तो नौकरी मिलने का सवाल ही नहीं उठता। रामचरितमानस को दिए गए अपने बयान पर उन्होंने कहा कि कुछ धर्म के ठेकेदार धर्म के नाम पर महिलाओं और दलितों का शोषण करते हैं। धर्म की इस ठेकेदारी को बंद करने के लिए आवाज उठा रहा हूं। भाजपा सरकार ईस्ट इंडिया कंपनी बन गई है। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे देश को लूटकर इंग्लैंड पैसा ले जाती थी, वैसे ही ये भाजपा सरकार पूरे देश को लूटकर अपने चहेते उद्योगपति अदानी और अंबानी की तिजोरी भर रही है। वहीं सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह ने अपनी ही पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ खोला मोर्चा। कहा, श्री राम के चरित्र पर टिप्पणी करने वाला ना तो सनातनी हो सकता है और ना ही समाजवादी हो सकता है, वो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। जब भी कोई राम के चरित्र पर या धर्म की आस्थाओं पर कुठाराघात करने का काम करेगा, मैं उसके विरोध में सबसे पहले सीना तानकर खड़ा हो जाऊंगा। जिस व्यक्ति ने ऐसा कहा, उस व्यक्ति को भगवान सद्बुद्धि दे। ये मेरा दुर्भाग्य है कि वो मेरे दल का नेता है और मेरे दल का प्रतिनिधित्व कर रहा है। जब उस नेता के मुंह से निकली बात मेरे हृदय को कचोटने लगी, मुझे पीड़ा देने लगी, तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश में खड़े होकर मैंने मीडिया के माध्यम से ये कहने का साहस उठाया कि राजनीति रहे ना रहे, विधायक रहूं ना रहूं, आगे टिकट रहे ना रहे, लेकिन धर्म को बचाने के लिए और धर्म के साथ खड़े करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक खड़ा रहेगा। और मैंने सबसे पहले कहा कि जो इस तरह की बात कर रहे हैं, ना तो सनातनी हो सकते हैं, ना समाजवादी हो सकता है तो सिर्फ एक विक्षिप्त प्राणी हो सकता है, जो केवल विक्षिप्त प्राणी हो सकता है। और खबर प्रयागराज से, यहां लोकसभा चुनाव को लेकर एक्शन में है समाजवादी पार्टी। चुनाव को लेकर रामगोपाल यादव ने कार्यकर्ताओं को निर्देश दिए हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटने का निर्देश दिया है। रामगोपाल ने प्रयागराज में पार्टी कार्यकर्ताओं से उनमें जोश भरा। 2024 में सपा यूपी में नया इतिहास रचेगी, रामगोपाल वर्मा कहते हैं। प्रयागराज में एक शादी समारोह में शामिल हुए थे रामगोपाल यादव, जहां पर उन्होंने ये बयान दिया कि 2024 में सपा यूपी में नया इतिहास रचेगी। तो रामगोपाल यादव एक शादी में शिरकत करने गए थे, जहां पर पार्टी कार्यकर्ताओं में उन्होंने जोश भरा है। 2024 में सपा यूपी में नया इतिहास रचेगी। तो दूसरी ओर भाजपा अध्यक्ष ओपी राजभर ने जमीयत उलेमा हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी को लेकर बड़ा बयान दिया है। ओपी राजभर ने कहा कि भारत पर जब भी आक्रमण हुआ मुगलों ने किया, उन्हें इतिहास पढ़ना चाहिए। साथ ही राजभर ने कहा कि आज शेख, सैयद, पठान और शिया भाजपा के साथ हैं। लखनऊ के लाखों मुसलमान भाजपा को वोट देते हैं। और इसके साथ ही ओपी राजभर ने सपा, बसपा, कांग्रेस पर मुस्लिमों को डराकर वोट लेने का आरोप लगाया। ये इतिहास गवाह है कि जब जब भारत पे आक्रमण हुआ, तब तब यहाँ मुगलों द्वारा आक्रमण हुआ, चाहे अकबर के समय हुआ, चाहे जब भी लोग यहाँ आक्रमण ही किए तो बाहर से ही ये लोग आए। इस्लाम में कोई जाति नहीं थी, लेकिन जुल्हा दुनिया अंसारी शेख सैयद पठान कैसे हुआ, जुल्हा दुनिया साईं दर्जी फकीर कैसे हुआ, ये यहीं के लोग परिवर्तित हुए हैं, वहाँ जा कर के तो जाति बनी है। ये उनको पढ़ना चाहिए बयान देने से पहले। और चलिए बढ़ेंगे आगे। आगरा में G20 की बैठक का आज दूसरा दिन है। आज G20 देशों के प्रतिनिधि करेंगे ताजमहल का दीदार। तो एसआई ने आज ताजमहल में आम लोगों की एंट्री पर बैन लगा दिया है। आम पर्यटकों के लिए आज ताजमहल बंद रहेगा। G20 देशों के प्रतिनिधि ताजमहल का दीदार करेंगे, वहां पर जाकर ताजमहल को वो लोग देखेंगे। एसआई ने ताजमहल में आज आम लोगों के लिए एंट्री को बैन कर दिया है, यानी कि आज आम नागरिक ताजमहल जाकर वहां का दीदार नहीं कर सकेंगे। वहां पर नो एंट्री रहेगी, साथ ही साथ ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं हो पाएगी। तो
तो आगरा फोर्ट में G20 में शामिल हुए विदेशी मेहमानों के लिए लाइट एंड साउंड शो का आयोजन हुआ और साथ ही मेहमानों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का लुत्फ भी उठाया। इस दौरान आगरा किले को खूबसूरत लाइटों से सजाया गया। कार्यक्रम में शामिल कलाकारों ने शानदार प्रस्तुति दी। देश के विभिन्न राज्यों की सांस्कृतिक झलक देखने को मिली। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी शामिल हुई, जहां उन्होंने भारत में महिला सशक्तिकरण के उदाहरण लोगों के सामने पेश किए। जितने प्रतिनिधि थे वो बहुत थके रह गए कि ये हिंदुस्तान की न सिर्फ काबिलियत है बल्कि ये हिंदुस्तान का इतिहास है। इतिहास के पन्नों से बहुत कुछ सीखा हमने और भविष्य का मार्ग प्रशस्त करने के लिए G20 प्रेसिडेंसी के लिए हिंदुस्तान तैयार है। आज उसी का एक अंश आपने देखा। प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं कि अपनी जो विरासत है उसको भी संजो के रखो। आज प्रधानमंत्री जी की उसी भावना को इस कार्यक्रम के माध्यम से हमने G20 परिवार को पहुंचाने का प्रयास। और अब बात भाजपा विधायक अब्बास अंसारी की पत्नी निखत अंसारी की, जिनकी रात चित्रकूट जेल में गुजरी। निखत अंसारी को कोर्ट से राहत नहीं मिली है और उन्हें 5 दिन यानी 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। निखत को चित्रकूट जेल में ही रखा गया है, जहां उनके पति और भाजपा विधायक अब्बास अंसारी बंद है। न्यायिक हिरासत के दौरान पुलिस जरूरत के हिसाब से जेल में ही अब्बास की पत्नी निखत अंसारी से पूछताछ कर सकती है। साथ ही अब सवाल उठ रहा है कि क्या अब एक ही जेल में रहेंगे मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और निखत, या फिर अब्बास अंसारी की जेल बदल दी जाएगी। तो शुक्रवार को जेल में अब्बास से मिलने पहुंची थी निखत, जहां उसके बाद पुलिस ने उन्हें कस्टडी में ले लिया था, जिसके बाद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उनके बैग से कुछ आपत्तिजनक चीजें भी बरामद हुई थी। साथ ही साथ मालूम चला था कि उनका फोन का इस्तेमाल अब्बास अंसारी करते हैं, जिसके बाद निखत को चित्रकूट जेल में ही रख लिया गया और उनके पति और भाजपा विधायक अब्बास अंसारी भी उसी जेल में बंद है। तो निखत अंसारी को कोर्ट से फिलहाल राहत नहीं मिल पाई है। उन्हें 5 दिन यानी 16 फरवरी तक अभी न्यायिक हिरासत में ही जेल में बंद रखा जाएगा। अब्बास अंसारी की वाइफ थी, वो लखनऊ से आई थी अपने हस्बैंड से मिलने के लिए। ये प्रशासन जेल के अंदर ट्रैप करके, बाहर उनका ड्राइवर बैठा हुआ था, उससे मोबाइल लेके और ये दिखाया है कि मोबाइल अंदर से मिला है। हकीकत ये है कि बाहर से मोबाइल लेके ट्रैप करके, और 1.5 साल पहले की उनकी शादी हुई थी। गहने वो पहने हुए थे, वो दिखाते हैं कि गहने। और एलिगेशन ये है कि जेल प्रशासन के अंदर जाके वो इस तरह की घटना हो रही थी कि वो अपने हस्बैंड को वहाँ से उठा ले जाएंगी, भगा ले जाएंगी। तो ऑफेंस एलिगेशंस जो भी थे वो वेग थे। तो रिमांड की पुलिस द्वारा याचना की गई थी, जिसमें हम लोगों ने सक्सेसफुली बहस किया। डिफेंस की तरफ से भी बोला गया था कि वो सिर्फ रिमांड के लिए रिफ्यूज़ करने की बात तो नहीं कर रहे थे, सिर्फ कह रहे थे कि बेल दे दिया जाए महिला के नाते, जबकि उनके ऊपर इतनी गंभीर एलिगेशन लगाया गया है, जो आरोप लगाया गया उसमें रिमांड रिफ्यूज किया, बेल को अभी इसमें मिलने के कोई ग्राउंड नहीं है। मुख्तार के बेटे को भारी पड़ी जेल वाली मुलाकात, लंबे निकले कानून के हाथ। मुख्तार, अब्बास और अब्बास की पत्नी जेल में बंद अंसारी फैमिली। बाहुबली मुख्तार अंसारी और उसकी फैमिली फिर एक बार सवालों में, क्योंकि पुलिस ने मुख्तार के बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत को कानून की धज्जियां उड़ाते और जेल में बंद पति अब्बास के लिए रंगदारी करने के आरोप में 16 फरवरी तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। आरोप है कि निकहत हर रोज जेल में अब्बास से मिलने जाती थी और 3 से 4 घंटे बिताकर लौट आती थी। इस दौरान निकहत अपने साथ अपना फोन भी ले जाती, जिससे अब्बास न सिर्फ गवाहों को धमकाता था बल्कि रंगदारी भी मांगता था। ये पूरा खेल चित्रकूट की रंगोली जेल के जेलर की मिली भगत से चल रहा था, जिसने कुछ पैसों के लालच में पूरी जेल को अब्बास के सामने गिरवी रख दिया था। लेकिन जब जेल में मुलाकात की बात चित्रकूट के डीएम और एसपी को पता चली तो अचानक रेड मार दी, तो निकहत जेलर के पास वाले कमरे में मिली।
आकस्मिक निरीक्षण जेल का कल किया गया दोपहर में। तो पहले संवेदनशील कैदियों की जो बैरक थी उसका निरीक्षण किया गया। तो निरीक्षण के दौरान वहाँ एक अब्बास अंसारी जो बैरक में रहने चाहिए थे वो नहीं मिले। फिर जांच पड़ताल करने में पता चला कि एक कमरे में वो मुलाकात कर रहे थे, उस कमरे को खुलवाया गया तो वहाँ पे जो प्राइवेट व्यक्ति मुलाकात कर रही थी उनकी पत्नी मौजूद थी और फिर उसकी तलाशी ली गई। तलाशी में उनके पास से मोबाइल बरामद हुआ है। चित्रकूट के इस चर्चित जेल कांड के बाद योगी सरकार एक्शन में है। विधायक अब्बास अंसारी की जेल बदली जा रही है। पत्नी निकहत अंसारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेजा जा रहा है। तो साथ ही चित्रकूट जेल में तैनात अधीक्षक और दूसरे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। पुलिस ने निकहत के पास से 2 मोबाइल फोन समेत अवैध सामग्री बरामद की, लेकिन जिस तरह से जेल में ये पूरा कांड हुआ उसमें पुलिस ने अब्बास अंसारी, निकहत और उसके ड्राइवर नियाज समेत 7 पर मुकदमा दर्ज किया है। साथ ही बड़ी कार्रवाई करते हुए चित्रकूट के जेल अधीक्षक अशोक सागर सस्पेंड कर दिए गए हैं, जबकि जेलर संतोष कुमार सिंह, डिप्टी जेलर पीयूष पांडे को भी सस्पेंड किया है। साथ ही जेल के 5 वार्डन पर भी गाज गिरी है और राजीव कुमार सिंह को नया जेलर और देवशरण सिंह को डिप्टी जेलर बनाया गया। लेकिन जिस तरह से पूरा मामला हुआ उसने पूरे सिस्टम पर एक दाग लगा दिया। वहीं मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी की पत्नी निकहत की ये गिरफ्तारी उन तमाम लोगों के मुंह पर तमाचा है जो कानून के साथ खिलवाड़ करते हैं और जेल को अपनी अय्याशी का अड्डा समझते हैं। चित्रकूट से जियाउल हक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट एबीपी गंगा। और मथुरा में आज श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास की बैठक होने वाली है। मथुरा वृंदावन के प्रमुख साधु संत इसमें शामिल होंगे। साथ ही साथ महामंडलेश्वर, वकील और स्थानीय लोग भी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर रणनीति बनेगी। साथ ही साथ इनसे जुड़े अहम दस्तावेजों के साथ भी मंथन होने वाला है। रामचरितमानस सनातन धर्म पर बयानबाजी रोकने पर भी चर्चा की जाएगी। तो कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। रामचरितमानस सनातन धर्म पर बयानबाजी रोकने पर भी चर्चा की जाएगी। अहम दस्तावेजों को लेकर मंथन होगा। श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद को लेकर रणनीति भी बन सकती है। आपको बता दें कि मथुरा वृंदावन के प्रमुख साधु संत इसमें शामिल होंगे। महामंडलेश्वर, वकील और साथ ही साथ स्थानीय लोग भी इसमें मौजूद रहेंगे। और आज दिल्ली मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का उद्घाटन होने वाला है। निर्माणाधीन एक्सप्रेसवे के पहले फेज का उद्घाटन करेंगे पीएम मोदी। पहले फेज में सोहना से दौसा के बड़कापाड़ा तक निर्माण हुआ है। 246 किलोमीटर की परियोजना में 17,112 करोड़ रुपए खर्च हो गए। धनावड़ गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। तो पहले फेज में सोहना से दौसा के बड़कापाड़ा तक निर्माण हुआ है। 246 किलोमीटर की परियोजना में 17,112 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। धनावड़ गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे पीएम मोदी। साथ ही साथ इस परियोजना का भी पीएम मोदी आज उद्घाटन करने वाले। हालांकि एक्सप्रेसवे के आज पहले फेज का उद्घाटन करने वाले हैं पीएम मोदी। साथ ही साथ धनावड़ गांव में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो खबर लखनऊ से है, जहां शहीद पथ पर हादसे में एक महिला की मौत हो गई। सड़क पर पड़ी बजरी में स्कूटी फिसलने से ये पूरा हादसा हुआ। सड़क पर गिरी महिला को कार ने रौंद दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो सड़क पर बजरी पड़ी थी जिससे महिला की स्कूटी वहां से फिसल गई और महिला को आगे से आती एक गाड़ी ने रौंद दिया, जिसके चलते महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। तो देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये वही कार है जिसने महिला को रौंद दिया। स्कूटी से महिला बजरी पड़ी थी जिसके चलते फिसल गई और वहीं पर महिला की दर्दनाक मौत हो गई। तो उत्तराखंड में आज दोबारा पटवारी भर्ती परीक्षा आयोजित होगी। आपको बता दें कि नकल विरोधी कानून लागू होने के बाद उत्तराखंड में पटवारी और लेखपाल की पहली परीक्षा है, जिसमें कुल 1,30,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। पटवारी और लेखपाल के खाली कुल 563 पदों के लिए ये परीक्षा होगी, जिसमें प्रदेश में कुल 558 केंद्र बनाए गए। और इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए राज्य सरकार ने बड़ी तैयारी की है। अभ्यर्थियों को फ्री बस सेवा मिलेगी। साथ ही साथ सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था के लिए कड़े इंतजाम किए हैं। परीक्षा में धांधली ना हो इसके लिए भी कड़े इंतजाम किए गए हैं।
परीक्षाओं में धांधली ना हो इसको देखते हुए सरकार उठाए हैं ये बड़े कदम। अब परीक्षा केंद्रों को सीसीटीवी कैमरों से लैस किया गया है, इंटेलिजेंस तक निगरानी होगी। परीक्षा का समय सुबह 11 बजे से 1 बजे तक होगा। पहाड़ पर अग्नि परीक्षा नकल में से सुरक्षा मिलेगी। और चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी, कहीं मत जाइएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।